आपने कई दफ़ा टीवी या सोशल मीडिया पर सुना होगा कि पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है या आलमी मंडी में डॉलर के रेट पर इजाफा हुआ। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये करेंसी है क्या और पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है और किसी भी करेंसी की वैल्यू कैसे लगाई जाती है और आखिर इसको लगाने वाला कौन है, और हम पाकिस्तानी रुपए को आखिर डॉलर के साथ हमेशा क्यों कंपेयर करते हैं और क्यों पूरी दुनिया US डॉलर को ग्लोबल करेंसी मानती है, और क्यों पाकिस्तानी हुकूमत इतना पैसा प्रिंट नहीं करती कि पाकिस्तान की गुर्बत मिटा दे। तो इस सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर मनी यानी पैसा है क्या और इसकी वैल्यू का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है और इसको कौन लगाता है। देखिए, पैसा या मनी बाय डेफिनेशन एक मीडियम यानी ज़रिया है किसी भी चीज़ को ख़रीदने या फिर किसी भी काम के एवज़ मुआवजा लेने का। तो पुराने ज़माने में ट्रेड का ज़रिया या तो गोल्ड यानी सोना, एग्रीकल्चर या फिर लाइव स्टॉक थे। तो वक्त के साथ ज़रूरियात चेंज होती गई और गोल्ड की सिक्योरिटी और मूवमेंट और बाकी चीज़ों की इंटरचेंजेबिलिटी का मसला आया। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये कि अगर आपको मेडिसिन चाहिए और दूसरा शख्स सिर्फ आपको सोना दे सकता है तो आपको वो शख्स ढूंढना है जो आपको मेडिसिन दे सके। तो इन मसाइल को दूर करने के लिए पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम आज करेंसी कहते हैं, और हर मुल्क ने अपनी करेंसी को लिंक किया गोल्ड के साथ, जिसे नाम दिया गया गोल्ड स्टैंडर्ड का। तो इस गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी मुल्क उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता था जितने उसके पास गोल्ड रिजर्व हों। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे लगाई जाती है। तो मार्केट में आप कोई चीज़ लेने जाएं तो किसी चीज़ की कीमत कम और किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी। अगर सब्ज़ी मंडी की मिसाल लें तो कभी आप सब्ज़ी मंडी जाएं तो कभी प्याज की कीमत कम और आलू की ज़्यादा, और कभी टमाटर की ज़्यादा और आलू की कम होगी। इसके पीछे खेल सिर्फ सप्लाई और डिमांड का है। तो आपको पहले सप्लाई और डिमांड समझाता हूँ एक एग्जांपल से। फ़र्ज़ कीजिए मैं और आप दो मुख्तलिफ आइलैंड्स पर रहते हैं। आपके आइलैंड का नाम है बनाना रिपब्लिक और मेरे आइलैंड का नाम है टमाटर रिपब्लिक। आप अपने आइलैंड पर केले उगाते हैं और मैं अपने आइलैंड पर टमाटर। आप अपने आइलैंड पर कोई भी चीज़ ख़रीदने या बेचने के लिए करेंसी का नाम देते हैं बनाना करेंसी और मैं नाम देता हूँ टमाटर करेंसी। मैं जितने भी टमाटर उगाता हूँ उतनी ही करेंसी मेरे पास है और जितने आप केले उगाते हैं उतनी ही करेंसी आपके पास। एक साल गुजरता है और आप केले खाकर और मैं टमाटर खाकर बोर हो जाते हैं, तो आप मेरे पास आते हैं और हमारे बीच एग्रीमेंट होता है कि एक केले के एक्सचेंज पर मैं आपको एक टमाटर दूंगा। देखते ही देखते एक साल गुजरता है और मैं उन टमाटर से सॉस बनाना सीखता हूँ। आप अगली दफ़ा आते हैं और मुझसे सॉस भी लेना चाहते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि सॉस आपको एक बनाना करेंसी के एक्सचेंज पर नहीं बल्कि दो बनाना करेंसी के एक्सचेंज पर मिलेगी। तो यानी डिमांड बढ़ी और मैंने अपनी प्राइस को भी बढ़ाया। तो देखते ही देखते कोई टूरिस्ट मेरे आइलैंड पर आते हैं और उन्हें हमारी सॉस बहुत पसंद आती है। तो वो टूरिस्ट जब भी आते हमारी सॉस लेकर जाते और हमारी डिमांड और बढ़ती। अगले साल मैं उस सॉस से पिज़्ज़ा बनाना सीखता हूँ और मेरी डिमांड और बढ़ती है। तो बाहर से जो टूरिस्ट आए वो भी और आप भी मेरी गुड्स और सर्विसेज यानी सॉस और पिज़्ज़ा लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ आपके आइलैंड यानी बनाना रिपब्लिक में आपने केलों से ना तो कुछ बनाना सीखा और ना ही आपके पास टूरिस्ट आए, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ी ही नहीं और आपकी करेंसी ना तो कोई लेने वाला था और ना कोई एक्सचेंज करने वाला। और देखते ही देखते आपके आइलैंड पर जो भी चीज़ें आई वो मेरे आइलैंड से हैं, जिसकी वजह से आपके आइलैंड के लोगों के लिए महंगाई बढ़ी। और तो अब जहाँ उन्हें एक बनाना करेंसी पर एक टमाटर मिलता था, अब उन्हें 3 बनाना करेंसी पे एक टमाटर मिलता है। वजह ये कि मेरी डिमांड ज़्यादा हुई। तो सॉस, टमाटर और पिज़्ज़ा दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करने के बाद जो मेरे पास बाकी पैसे बचते मैं उनसे लोगों के लिए घर बनाता और पानी, बिजली और गैस लोगों को मुहैया करता। और जैसे ही मेरी डिमांड बढ़ती गई मेरे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुई और दूसरी तरफ आपके आइलैंड पर बेरोज़गारी भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी। तो इसकी वजह ये था कि आपकी करेंसी की ना तो डिमांड थी और जो भी चीज़ें आपके मुल्क में आती वो बाहर से यानी मेरे आइलैंड से आती। तो आपके बुरे हालात देखकर मैं आपको अपनी करेंसी में कर्जा देता हूं ताकि आप अपने खर्चे चला सकें। और आपके आइलैंड पर बनाना करेंसी के बजाय टमाटर करेंसी के रिज़र्व बढ़ने लगते हैं और जो भी टूरिस्ट मेरे आइलैंड पर आते वो अपने साथ टमाटर करेंसी के रिज़र्व लेके जाते। तो ये सिंपल एग्जाम्पल को यूज़ करते ही करेंसी की और किसी भी चीज़ की वैल्यू लगाई जा सकती है। तो इसी एग्जाम्पल की बेसिस पर आप सोचें तो किसी भी चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा सप्लाई और डिमांड की बेसिस पर ही किया जाता है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को नोट करें तो सारा खेल सप्लाई को लिमिट करने और डिमांड को ज़्यादा करने का है। तो आप कभी भी मार्केट जाएं और किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो तो उसका मतलब है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। उसी तरह किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम, उसकी वैल्यू यानी प्राइस भी कम होगी। तो आप अपने मुल्क में जितना भी पैसा प्रिंट करें उसका फ़ायदा नहीं। जिम्बाब्वे ने भी अपनी करेंसी के साथ कुछ यूँ ही करना चाहा और
बहुत ज़्यादा जिम्बाब्वेन करेंसी प्रिंट की, जिनका उनको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। आज पूरी दुनिया यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी मानती है और मुल्क आपस में यूएस डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। अमेरिका ने ना सिर्फ सप्लाई और डिमांड बल्कि जियो पॉलिटिक्स को यूज़ करते यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये ऐसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल इकोनॉमी के हालात बहुत ख़राब थे। यूरोपीय ममालिक ने अपना गोल्ड अमेरिका को देकर भारी मिकदार में आर्म्स एंड एमुनेशन और हथियार खरीदे। इसी तरह दुनिया का ज़्यादातर गोल्ड अमेरिका के पास आया। अब क्योंकि दुनिया का ज़्यादातर गोल्ड अमेरिका के पास आ चुका था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1944 में 44 कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का, और इसमें यह डिसाइड हुआ कि ये सारे कंट्रीज़ अपनी करेंसीज गोल्ड के बजाय यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दें। और यही सोल्यूशन सेंस बनाता था क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद इन तमाम ममालिक के पास गोल्ड के रिजर्व ख़त्म हो चुके थे। जंग के दौरान इन ममालिक के पास भारी मिकदार में यूएस डॉलर आए और इस कॉन्फ्रेंस के बाद आईएमएफ और सेंट्रल बैंक्स ने भी इनको यूएस डॉलर दिए। इस तरह तमाम ममालिक ने गोल्ड के बजाय यूएस डॉलर के रिजर्व रखना स्टार्ट किए। वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उस वक्त तक यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन चुका था, मतलब आसमान से गिरे और खजूर में अटके। याद रखें कि 1971 तक यूएस डॉलर गोल्ड के साथ ही लिंक था और बाकी करेंसीज यूएस डॉलर के साथ लिंक थी। आगे चलकर ताइवान वॉर के दौरान यूएस इकोनॉमी कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, तो बाकी ममालिक ने यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू किया। इसको देखते अमेरिका ने यूएस डॉलर का लिंक गोल्ड से हटाया और इसको नाम दिया गया निक्सन शॉक का। तो 1971 में निक्सन शॉक के बाद यूएस डॉलर को फ्री फ्लोटिंग करेंसी बना दिया गया, मतलब कि अब इसकी वैल्यू सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करेगी। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 1990 से ही यूएस डॉलर के रिजर्व कम हो रहे हैं। आज चाइना और रशिया और कई दूसरे ममालिक डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा फ्यूचर में मुमकिन है कि बाकी कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी और ट्रेड यूएस डॉलर पर डिपेंड नहीं रखेंगे और अपना पोर्टफोलियो यूएस डॉलर से हटाकर बाकी और करेंसी पर भी लगाएंगे, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि यूएस डॉलर की डोमिनेंस ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स पर बेस रही और दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना और रशिया ने अपनी करेंसीज को स्ट्रॉन्ग बनाया सोली गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके और सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर। डी डॉलराइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर यूएस डॉलर आखिर कब तक ग्लोबल करेंसी बना रहेगा। तो आखिर में बात करें पाकिस्तान की, तो आज़ादी के हर साल बाद ही यूएस डॉलर दिन ब दिन बढ़ता गया। पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली वही हुआ जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक आइलैंड की एग्जांपल दी थी। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के मिसाइल सप्लाई और डिमांड से कहीं बड़े हैं, लेकिन हमने तो ये फंडामेंटल्स तक इम्प्लीमेंट नहीं की। ना तो हमने पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लगाई कि पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़े और ना ही बाहर से चीज़ें मंगवाना बंद की। और यहाँ तक कि हमने आज तक 130 बिलियन डॉलर का कर्जा ले लिया कि जिसकी रीपेमेंट्स हम जितना कमाते हैं उसका 93% है। जाहिर है बाकी के 7% से तो पाकिस्तानी अवाम के खर्चे पूरे नहीं होंगे, इसीलिए 1958 से ही हमने IMF से कर्जे लेना शुरू किए। और कर्जे रुकते भी कैसे, जहाँ इंडिया दूसरी तरफ IIT जैसी यूनिवर्सिटीज़ बना रहा था कि अपनी यूथ को ट्रेन करे फ्यूचर में IT एक्सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि आखिर पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी चलाएगी या कोई पॉलिटिकल पार्टी। हम उसी लड़ाई में पड़े रहे कि आखिर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा या फिर एक सेकुलर स्टेट। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ब्लू लाइन इन्फ्लेशन यानी महंगाई को रिप्रेजेंट करती है और रेड लाइन GDP यानी आपने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की। अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई ऊपर की तरफ बढ़ती रही और GDP नीचे की तरफ गिरती रही। और दूसरी तरफ ये इंडिया की सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन आने वाली तमाम हुकूमतों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में डॉलर भेजें। मेरा ये सवाल है कि आखिर कब तक आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर डिपेंडेंट रहेंगे? आखिर कब तक ऐसा चलेगा कि हर घराने में एक फ़र्द बाहर हो कि घर का चूल्हा चल सके? हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत टैलेंटेड है और ऐसा नहीं कि हमारे हुक्मरानों को ये नहीं पता कि इसका सलूशन क्या है। मसला सिर्फ ये है कि सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे। आज़ादी के बाद से ही ये कुर्सी का ऐसा खेल चल रहा है कि आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। जो भी हुकूमत पावर में आती वो सिस्टम्स बनाने के बजाय अपनी कुर्सी को बचाने में लग जाती, और कोई अगर बेस सिस्टम बना भी दे तो उसको अगली हुकूमतें आकर चेंज कर देती। याद रखिए कि ज़िंदगी में अगर कंसिस्टेंसी ना हो तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते। उसी तरह सिस्टम को अगर चलने ही नहीं दिया जाएगा तो वो फ्लरिश कैसे करेगा और रिजल्ट्स कैसे आएंगे? आखिर कब तक? पाकिस्तानी अवाम का सवाल है, आखिर कब तक? शुक्रिया।